दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे वो है लंबू मोटू की ड्रैकुला सीरीज पार्ट 3। इसके शुरू के दो पार्ट में यहाँ तक की स्टोरी पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने पहले वो नहीं पढ़ी तो उनको पढ़ लेना, तभी आपको पूरी स्टोरी समझ में आएगी। वे दोनों पार्ट आपको मिल जाएंगे प्ले लिस्ट में, लंबू मोटू का फोल्डर है उसके अंदर। तो मैं पढ़ता हूँ आगे से। उसी प्रकार ड्रैकुला की आंखें एक व्यक्ति पर पड़ी। वो यह आदमी एक भयानक इरादे से अपने एक दोस्त के घर जा रहा है। इसके दिमाग में एक खूनी योजना। आह, खूनी योजना! इसका मतलब मुझे ताजा गरम गरम खून बहता हुआ दिखेगा। वह आदमी एक घर का दरवाजे पर रुका और उसने कॉल बेल का बटन दबाया। यह धोखेबाज गद्दार नाटूराम घर पर होगा। बहुत मोटा हाथ मारा है इसने। प्लानिंग मैंने बनाई थी और मुझे चकमा देकर वह खुद ही सारा माल समेट लाया। दरवाजा एक सुंदर स्त्री ने खोला। तुम भीमा इस वक्त यहाँ? नाटूराम अंदर है, बहुत जरूरी काम है। वह नाटूराम की पत्नी थी। उसने साफ झूठ बोला। नहीं नहीं, यह तो है नहीं। नहीं है? अच्छा, मैं बाद में मिल लूंगा। वह आई तो कह देना भीमा आया था। ठीक है, कह दूंगी। उफ, चला गया। मेरी तो जान ही सूख गई थी। अब नाटूराम को बता दूं ताकि वह दोबारा आए, तब तक वह सचमुच ही उसे घर पर न मिले। लेकिन दरवाजा बंद होने की आवाज सुनते ही भीमा रुक गया। आह, चालाक औरत! सोचती है मैं उसकी बातों में आ गया हूँ। मुझे देखते ही घबरा गई थी। इसका मतलब है कि वह मकान के पीछे पहुंचा और गंदे पानी के पाइप के सहारे ऊपर चलने लगा। उस नागिन ने नाटूराम को बता दिया होगा कि मैं आ गया था। नाटूराम अब माल समेट कर भागने की तैयारी में होगा। साथ में अपनी नागिन पत्नी को भी ले जाएगा। और फिर एक खतरनाक इरादे के साथ वह छत पर पहुंचने के बाद सीढ़ियों के रास्ते नीचे आने लगा। जल्दी करो डार्लिंग, बीमा लौट जरूर गया होगा, पर वह जल्दी वापस भी आएगा। अचानक, मैं लौटा ही नहीं था नाटूराम। तो तुम बीमा? नहीं, दरअसल मैं तो तुम्हारे पास ही आ रहा था बीमा, विश्वास करो। मुझे विश्वास है नाटूराम कि तुम यह सारा सोना लेकर अपने इस जोड़ीदार के साथ इस शहर से दूर कहीं ऐसी जगह जाने की तैयारी में थे जहां मैं अपना हिस्सा मांगने न पहुंच सकूं। नहीं बीमा, तुम अपना हिस्सा ले लो। काम बहुत मामूली था। सेठ बेनीराम का खून करके वह यह सारा सोना बड़ी आसानी से हासिल हो गया। इतने छोटे काम में तुम्हें साथ लेना जरूरी नहीं समझा, इसलिए अकेले ही कर डाला। वैसे आधा हिस्सा तुम्हें देने का विचार था मेरा। काम आसान नहीं था नाटूराम। मेरी योजना जोरदार न होती तो यह काम तुम जैसे 50 आदमियों का भी नहीं था। तुमने मुझसे गद्दारी की है, मेरी योजना पर अकेले काम किया ताकि सारा सोना हड़प जाओ। पर भीमा गद्दार दोस्त को माफ नहीं करता। अब यह सारा सोना मुझे दे दो। नहीं भीमा, आधा ले लो, आखिर काम मैंने किया है। हाँ हाँ भीमा, तुम आधे के हकदार हो। चालाक औरत ने भीमा को सोने से भरे ब्रीफकेस की ओर देखते पाया तो उसने चुपके से अपना छोटा रिवॉल्वर निकाला। लेकिन भीमा अत्यंत धूर्त किस्म का आदमी था। उसकी निगाहों से नाथूराम की पत्नी की हरकत छुप न सकी और उसका रिवॉल्वर गरज उठा। बेवकूफ औरत! भीमा की दो नहीं 1000 आंखें। आह, दाएं! नहीं भीमा! नाटूराम ने क्रोध से चिंगारते हुए सोने से भरा ब्रीफकेस भीमा पर उछाल दिया ताकि वह उसका रिवॉल्वर गिराने में कामयाब हो जाए। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तूने सरोज की जान ली। पर भीमा उससे भी अधिक चालाक और फुर्तीला साबित हुआ और इससे पहले कि नाटूराम को दूसरी हरकत कर पाता, भीमा ने फायर कर दिया। खौफनाक पिशाच ड्रैकुला जो सब कुछ देख रहा था, वह एकाक अट्ठास लगा उठा। आहा हा! हिस खून, गरम खून, ताजा! आह, प्यास बुझा लूं अपनी। अलविदा नाटूराम, नर्क में तुम्हें अफसोस नहीं होगा कि तुम्हारे साथ तुम्हारी पत्नी नहीं है। आह! पिशाच आत्मा खून से लोटपोट होने लगी। आह, कितनी ठंडक है इस गर्म खून में। भीमा ने फुर्ती से बिखरा हुआ सोना बटोरा और नाटूराम, इस सोने को प्राप्त करने के लिए मैंने तुमसे दुगनी मेहनत की है। तुमने खून करके प्राप्त किया यह सोना और मैंने 2 खून करके प्राप्त किया है। अब चलता हूं मैं, अब नर्क में मुलाकात होगी कभी। और यह सोना प्राप्त करने के लिए मुझे एक भी खून नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं भीमा के जिस्म में जा रहा हूँ। जवान और खूब मजबूत जिस्म है इसका। अचानक भीमा के आसपास हवा में तेज बवंडर सा उठा। ओह, यह क्या होने लगा? अचानक यह तेज हवा! उफ, हे भगवान! कमरे का सामान उड़ रहा है। वह दरवाजे की तरफ भागा, मगर तभी हवा के तेज झोंके के साथ दरवाजा खुद ही बंद हो गया। सड़ाक!
उफ, क्या मुसीबत है, बड़ी विचित्र आंधी है। अचानक भारी गुलदस्ता उड़कर उसके सिर से टकराया। उफ, ओह, उस, ओह, यह मुझे क्या हो रहा, मेरे सिर पर कोई है। कौन है? उफ, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। यह आवाज कौन निकाल रहा है? कौन है यह डरावनी आवाजें मेरे दिमाग से टकरा रही हैं। बचाओ। तभी, यह मैं हूँ भीमा, तुम्हारे जिस्म का नया स्वामी, मान ड्रैकुला। और वह खौफनाक पिशाच आत्मा भीमा के जिस्म में समाती चली गई। वह बेहोश पड़ा था, आंधी थम चुकी थी। लेकिन कुछ ही क्षण बाद भीमा उठ बैठा, मगर अब वह भीमा नहीं था, वह था दुनिया का सर्वाधिक खौफनाक पिशाच ड्रैकुला। हिस, हिस, मुझे मेरा नया घर मुबारक। अब मैं प्रतिशोध लूंगा इस दुनिया से। इस सोने से नया जीवन शुरू करूंगा। लेकिन इंसानों के इस समाज में घुल मिलकर रहने के लिए यह जरूरी है कि मैं अपना खौफनाक रूप हमेशा धारण न करे रहूं। मुझे फिर से भीमा बन जाना चाहिए। अपना खौफनाक रूप छुपाकर वह नाटूराम के घर से बाहर निकल आया। सड़क पर भीमा की आत्मा मेरी गुलाम है। वह मुझे बताती रहेगी कि भीमा कहाँ रहता था, क्या करता था, किस किस से उसके कैसे संबंध थे। अर्थात जो कुछ भीमा जानता था उसकी आत्मा के साथ होने से मैं भी जानता हूँ। भीमा सिगार पीता था, मुझे भी सिगार पीनी चाहिए। जेब में सिगार और लाइटर भी पड़ा मिला है। वह एक टैक्सी में सवार हो गया। अपनी भीमा की जेबों में रखे सामान को देखने लगा। नोटों से भरा पर्स, एक डायरी जिसमें बहुत से आदमियों तथा औरतों के पते लिखे हैं, टेलीफोन नंबर्स, एक तस्वीर भी है सुंदर लड़की की। भीमा की आत्मा जो ड्रैकुला के अधिकार में थी, उसके द्वारा ड्रैकुला को पता चला कि यह भीमा की प्रेमिका की तस्वीर है। नाम है सपना। यह सरोजनी नगर में रहती है। खुद भीमा जनकपुरी में रहता है। तो जनकपुरी चलूं, सपना को वहीं बुला लूंगा। जनकपुरी की एक आलीशान कोठी के सामने टैक्सी रुकी, क्योंकि भीमा यहीं रहता था। यह उसकी खुद की कोठी थी, जिसमें जिसमें वह अकेला रहता था। साहब, 32 रुपए 60 पैसे खुले दे दो। 50 के छुट्टे नहीं है मेरे पास, सारे रखो। ड्राइवर खुश हो गया, वह आगे बढ़ा। सामने से लंबू मोटू आ रहे थे। वह दोनों किसी का घर खोज रहे थे। हैं, यह कैसे आ गए यहाँ? क्या इन्हें मेरे बारे में? ओ नहीं, इनसे बचना चाहिए, अंदर चलूं। मगर तभी, भाई साहब रुकना जरा। उफ, यह क्यों रोक रहे हैं मुझे? माफ करना भाई साहब, यह C/4 किस तरफ होगा? यहाँ कोई मिस्टर नायडू रहते हैं? ओह, पता पूछ रहे हैं। देखे, मैं नया हूँ यहाँ, किसी और को पूछिए। इतना कहकर भीमा तेजी से अपनी कोठी में प्रविष्ट हो गया। कमाल, ऐसे पीछा छुड़ाकर भागा जैसे हम भूत प्रेत हों इसके लिए। ऐसे इलाकों में लोग पड़ोसियों से मेलजोल नहीं रखते। बड़े रिजर्व किस्म के आदमी होते हैं यहाँ। लेकिन यार, यह साला डर क्यों रहा था हमें देखकर? मुझे लगता है मैंने देखा इसे कहीं। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था, अभी याद आया। यह तो भीमा, इंस्पेक्टर अंकल के पास एक फाइल है जिसमें इसकी तस्वीर है। यह अपराधी है लंबू। भीमा नाम के इस शख्स के दर्जनों अपराधी उस फाइल में दर्ज हैं, जो इंस्पेक्टर अंकल के पास है। यह बहुत बड़ा ठग और लुटेरा ही नहीं, हत्यारा भी है। लेकिन यह हद हद दर्जे का चालाक आदमी है, क्योंकि पुलिस की फाइल में इसके जितने भी अपराध दर्ज हैं, उनमें से इसका एक भी अपराध में सबूतों के दर्ज नहीं है। तभी तो इतने अपराध करने के बावजूद यह आजाद घूम रहा है। लेकिन इंस्पेक्टर अंकल के पास इसकी तस्वीर होना इस बात का प्रमाण है कि इस पर इंस्पेक्टर अंकल की नजर है। पर किस मामले में इंस्पेक्टर अंकल की नजरों का शिकार बना है, यह हमें आज ही इंस्पेक्टर अंकल से मालूम कर लेंगे। फिलहाल हमें मिस्टर नायडू से मिलना। चलो आगे चलकर किसी से पूछताछ करते हैं। चले गए। यह अच्छा हुआ कि मैंने इनकी बातें सुन ली। इसका इंस्पेक्टर अंकल और यह दोनों इस पृथ्वी पर मेरे सबसे बड़े दुश्मन है। हर बार मुझे इन्हीं द्वारा पराजित होकर इंसानी जिस्म छोड़कर भागना पड़ा है। और इस बार भी यह जिस्म प्राप्त करते ही इनके मनुष्य चेहरे मेरे सामने आ गए, और इनकी बातें सुनकर पता चला है कि इंस्पेक्टर अंकल के पास मेरी तस्वीर है। इसका मतलब पृथ्वी पर पैर रखते ही मेरे सामने एक समस्या खड़ी हो गई। सपना को यहाँ बुला लूं, फिर नाटूराम से हासिल हुए सोने के नोटों में बदलकर मैं अपना यह भीमा वाला रूप प्लास्टिक सर्जरी से बदल लूंगा और कहीं दूर चला जाऊंगा। हेलो सपना, मैं भीमा बोल रहा हूँ। क्या तुम इस समय मेरे पास आ सकती हो? आ सकती हूँ भीमा डार्लिंग। अब मैं भीमा की आत्मा से कुछ देर बात करूंगा, ताकि मैं भीमा के जीवन से पूरी तरह परिचित हो जाऊं। और अब भीमा की आत्मा उसके पास थी और उसे भीमा के जीवन की संपूर्ण जानकारी दे रही थी।
बीमा यानी मैं सपना से एक खास मकसद से प्यार करता हूँ। सपना एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्मगलर ब्लैक नोट की बेटी है। ब्लैक नोट का असली नाम कंवर लाल है, जिसे सारी दुनिया देश के एक बहुत बड़े उद्योगपति के रूप में मानती है। यह भी अच्छी बात है, सपना मुझे एक शरीफ और ईमानदार आदमी के रूप में जानती है। मैं आज सपना के साथ उसकी कोठी पर जाऊंगा और अपने पिशाच सम्मोहन से सपना के बाप पर अधिकार कर लूंगा और फिर उसे ब्लैक नोट की कुर्सी से हटाकर खुद उस कुर्सी पर बैठ जाऊंगा। यह मेरे लिए कोई खास मुश्किल काम नहीं। वह आ गई है। कितने आश्चर्य की बात है, इस दुनिया के सबसे खौफनाक पिशाच को एक सभ्य हंसमुख इंसान का अभिनय करना होगा। और जब खौफनाक पिशाच ड्रैकुला ब्लैक नोट बनकर पिशाचों का एक सबसे भयानक संगठन बनाने की योजना बना रहा था, तब उसके सबसे बड़े दुश्मन लंबू मोटू उसके घर से कुछ ही दूर खड़े एक व्यक्ति से पूछ रहे थे, श्रीमान जिसे हम खोज रहे हैं उसका हमारे पास पूरा और सही एड्रेस नहीं है। संक्षिप्त एड्रेस यह है, C/4। आदमी का नाम मिस्टर नायडू है। उस आदमी ने सोचपूर्ण मुद्रा बना ली। क्या नाम बताया? मिस्टर नायडू? करेक्ट। माफ कीजिएगा, मैंने एक ऐसे मिस्टर नायडू को देखा जो कुछ पागल किस्म का है। पागल? ठीक है, वह कुछ ऐसे नजर आते हैं, लेकिन साहब वास्तव में वह पागल नहीं है। उन जैसे विद्वान देश में गिने चुने ही होंगे, लेकिन मुझे वह पागल ही सा लगता है। अगर आप उससे मिलना चाहते हैं तो मैं आपको वहां तक पहुंचा दूंगा। और फिर वह राहगीर उन्हें रास्ता बताने लगा। बाईं ओर वाली सड़क पर घुमा देना हैंडल। यहाँ रहता है वह बुढ़ा जिसे मैं पागल समझता हूँ और आप विद्वान समझते हैं। तभी एक चमत्कार हुआ। धन्यवाद श्रीमान। है ओ, वह तो है ही नहीं। क्या मतलब? रास्ता बताने वाला राहगीर अबे अबे वहां दूर दूर तक कहीं नहीं था। कमाल है, गायब है। असंभव, यह कैसे हो सकता है? वह मेरे पीछे बैठा था। अंदर आ जाओ छोकरो। आप? शायद यही है मिस्टर नायडू। आप ही मिस्टर नायडू? हाँ हाँ भाई, मैं ही नायडू हूँ। अंदर आ जाओ। भूत नहीं हूँ, आदमी ही हूँ मैं। भूत? सच कह रहे हैं आप? भूत तो वह था जो हमारे साथ यहाँ तक आया था, पर रहस्यमय ढंग से गायब हो गया। मेरे पीछे बैठा था, अपने आप घर बताया। मैंने धन्यवाद कहने के लिए पीछे देखा तो वह गायब था। अच्छा, वह हा हा हा, वह बड़ा शरारती है, उसे मैंने ही भेजा था तुम्हारे पास। आपने भेजा था उसे? हाँ, हम समझे नहीं मिस्टर नायडू। हा हा हा, अंदर चलो समझाता हूँ। या आओ हरीराम। हैं, किससे बातें कर रहे हैं यह? मुझे तो सचमुच पागल ही लगते हैं यह। हवा से बात कर रहे हैं। और फिर लंबू मोटू के आगे चलते हुए मिस्टर नायडू ने अपना दाएं हाथ हवा में ऐसे उठाया जैसे उन्होंने अपना वह हाथ अपने बराबर में चलते किसी व्यक्ति के कंधे पर रख दिया हो। साथ ही वह बोल भी रहे थे, हरिराम बड़े प्यारे बच्चे हैं ये, इनके लिए चाय नाश्ते का बंदोबस्त करो। मोटू, क्या तुझे इनके बराबर में चलता हो कोई आदमी दिख रहा है? नहीं, मुझे भी नहीं दिख रहा, लेकिन देखने से ऐसा लग रहा है कोई व्यक्ति उनके साथ चल रहा है, जिसके कंधे पर वह हाथ रखे हुए हैं और बात कर रहे हैं। ड्राइंग रूम में। सुनो भैया, तुम सब बाहर जाओ, मुझे लंबू मोटू से बात करनी है। यहाँ तो कोई नहीं है, फिर किसे बाहर भेज रहे हैं? कौन जाएगा बाहर? ड्राइंग रूम में तो कोई नहीं है। तभी उन्होंने एक विचित्र दृश्य देखा। मेज के पास रखी कुर्सी अपने आप खिसकी। अभी वे बैठे ही थे कि एक और आश्चर्यजनक चमत्कार नजर आया, जिसे देखते उनकी आंखें फैल गई और दिल में अजीब सा भय पैदा हो गया। हे मेरे ईश्वर, यह क्या हो रहा है? लो हरिराम जी, नाश्ता ले भी आए। कहाँ फंसे हम? ऐसे चमत्कार आज तक हम जादुई कहानियों की किताबों में ही पढ़े थे, हकीकत में नहीं देखे थे। और फिर चाय की केतली हवा में उठी, झुकी और कपों में गर्मा गर्म चाय गिरने लगी। अंकल, यह सब क्या है? नाश्ता भाई, हरिराम जी लाए हैं। हरिराम जी? पर वह है कहाँ? यह सब आत्माएं हैं जिन्हें तुम भूत प्रेत कहते हो। मुझे अफसोस है तुम इन्हें देख नहीं पा रहे हो। भूत प्रेत में मुझे डर लग रहा अंकल। डर? हा, डरो मत। यह सब मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ ही रहते हैं। जब से यह सब यहाँ रहने लगे हैं, मेरा यह घर स्वर्ग बन गया है और मैं महा आलसी हो गया हूँ, क्योंकि मेरे सारे काम यह कर डालते हैं। हे भगवान, इस भूत के घर को स्वर्ग बता रहा ही है। बुरा फंसाया अंकल ने आज। वह भी भूत था अंकल जो हमें यहाँ तक लाया था। हाँ, वह भी एक आत्मा थी। मुझे पता लगा था कि तुम मुझे खोजते फिर रहे हो। मैंने सुदेश को भेज दिया ताकि वह तुम्हें यहाँ ले आए, पर उसने बदमाशों की वह राहगीर बनकर तुमसे मिला और यहाँ पहुंचकर तुम्हारी नजरों से गायब हो गया। वह भूत था, विश्वास नहीं होता।
वह हमसे बात कर रहा था, वह आपको पागल बता रहा था। अच्छा, मुझे पागल कहा उसने? मैं अभी कान खींचता हूँ उसके। तभी, अरे यह तो वही है। क्यों सुरेश, मुझे पागल कह रहे थे तुम? नहीं, नहीं तो यह झूठ बोल रहे, मैं तो आपको भूत प्रेत विशेषज्ञ विद्वान R.D. नायडू कह रहा था। मैं सब समझता हूँ, पीठ पीछे मेरी बदनामी करते हो, इन बच्चों को झूठा बता रहे हो। तुम्हें सजा मिलेगी इसकी। तुम्हें, ठीक है, मैं आज ही तुम्हें प्रेत योनि से मुक्त कर दूंगा। नहीं, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, उनसे भी माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दो नायडू साहब, मैं प्रेत योनि से मुक्ति नहीं चाहता। प्रेत योनि से मुक्त होते ही मुझे फिर जन्म लेना पड़ेगा, और वहीं जीवन के दुख झंझट और परेशानियां उठानी पड़ेगी। ठीक है, दफा हो जाओ। आज के बाद मुझे पागल कहा तो मैं तुम्हें प्रेत नहीं रहने दूंगा। ऊपर वाले सुन ले मेरी पुकार, मुझे निकाल इस भूत घर से बाहर। मैं चढ़ाऊंगा 5.25 रुपए का प्रसाद। और जब तक लंबू मोटू ने भी सुरेश से यह कह दिया कि उन्होंने उसे माफ कर दिया है, वह उनके पैर पकड़े रहा। अच्छा अंकल, अब कृपया यह बता दीजिए कि ड्रैकुला कहाँ है? ठीक है, पहले तुम नाश्ता करो, वरना हरीराम नाराज हो जाएगा। मैं तब तक अपने दोस्तों से बात करके मालूम करता हूँ कि ड्रैकुला कहाँ है और क्या कर रहा है। लंबू मोटू जल्दी से जल्दी ड्रैकुला के बारे में जानना चाहते थे, ताकि वह उस पर फौरन ही हाथ डाल सके। हाँ कृष्ण लाल, आ गए तुम? ठीक है, सुनाओ, क्या समाचार लाए हो उस भयानक पिशाच ड्रैकुला के बारे में? नाश्ता बढ़िया, पर इसे भूत प्रेतों ने बनाया है, यह सोचकर डर लग रहा है। पाठक उलझन में होंगे कि पिशाच ड्रैकुला ने कुछ देर पहले शरीर प्राप्त किया है, और लंबू मोटू इसके बारे में पूछने भी आ गए। दरअसल यह मिस्टर नायडू, जो एक महान प्रेत विशेषज्ञ है, कुछ दिन पहले इंस्पेक्टर अंकल उनसे मिले थे और इनसे आग्रह किया था कि ड्रैकुला जब भी पृथ्वी पर किसी का शरीर ग्रहण करे तो वह उन्हें बता दे, ताकि ड्रैकुला कोई उत्पात मचाए इससे पहले ही वह उस तक पहुंच जाए। और आज जैसे ड्रैकुला ने भीमा का शरीर प्राप्त किया, मिस्टर नायडू ने इंस्पेक्टर अंकल को फोन पर सूचना दी। इंस्पेक्टर साहब, ड्रैकुला पृथ्वी पर आ गया है। आप स्वयं यहाँ आ जाइए या किसी को भेज दीजिए, मैं उसे सब कुछ बता दूंगा। ठीक है नायडू साहब, मैं लंबू मोटू नाम के 2 लड़कों को भेज रहा हूँ। लंबू मोटू ने जैसे तैसे नाश्ता किया, फिर नायडू साहब उन्हें ड्राइंग रूम में ले आए। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने किसी प्रेत को ऐसी आवाज लगाई जैसे वह दरवाजे के बाहर खड़े किसी आदमी को बुला रहे थे। किशनलाल। नायडू साहब की आवाज सुनते कमरे में एक प्रेत आत्मा प्रविष्ट हुई। जबकि लंबू मोटू अभी यही सोच रहे थे कि नायडू साहब ने किशनलाल नाम के किसी आदमी को बुलाया है, वह भी अंदर आएगा, क्योंकि उन्हें भला यह मालूम कहा था कि नायडू साहब ने किसी आदमी को नहीं बल्कि अपने एक प्रेत मित्र को बुलाया है। हाँ किशनलाल, बताओ ड्रैकुला अब कहाँ है और क्या कर रहा है? नायडू साहब, ड्रैकुला भीमा के शरीर में है, और भीमा एक लड़की सपना से प्यार करता है। इस समय वह लड़की भीमा के पास है। उस लड़की का नाम सपना, और वह स्मगलर किंग ब्लैक नोट की बेटी है। भीमा ने उसे इसलिए अपने प्रेम जाल में फंसाया है, ताकि वह उसके माध्यम से उसके बाप ब्लैक नोट तक पहुंच जाए, और अब यही काम भीमा के रूप में ड्रैकुला करना चाहता है। लंबू मोटू को न तो मिस्टर नायडू के अतिरिक्त कोई नजर आ रहा था, और न ही नायडू साहब की आवाज के अतिरिक्त अन्य किसी की आवाज उन्हें सुनाई दे रही थी। यह ब्लैक नोट सेठ कंवरलाल ही है न? लेकिन अच्छा यह रहेगा कि किशनलाल नाम का यह प्रेत मिस्टर नायडू और लंबू मोटू को जो कुछ बता रहा है, वह हम भीमा के बंगले पर चलकर शाम ही देखें। तो यह है भीमा का बंगला। भीमा इस समय अपने बंगले पर सपना का स्वागत कर रहा है। हेलो सपना। हेलो भीमा, कुछ परेशान से लग रहे हो तुम? नहीं, परेशान तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, आज मैंने कुछ करने का फैसला किया है। अच्छा, मुझे भी तो बताओ क्या करने का फैसला किया है? सपना, आखिर हम कब तक यूं छुप छुप कर मिलते रहेंगे? जब तक तुम अपने अंदर इतनी हिम्मत न पैदा कर लो कि मेरे डैडी से मेरा हाथ मांग सको। बस तो यही फैसला किया है मैंने। सच? तो क्या तुम आज मेरे डैडी से मिलोगे? सिर्फ मिलूंगा ही नहीं, बल्कि उनसे यह साफ साफ कह दूंगा कि मैं उनकी बेटी सपना से मोहब्बत करता हूँ। सपना भी मुझसे मोहब्बत करती है, और अब हम शादी करना चाहते हैं। कृपया हमें आशीर्वाद दीजिए। वो बीमा, सच? आज कर ही डालो यह हिम्मत। मैं यह हिम्मत आज ही करूंगा, बल्कि अभी। तो फिर चलो, ठीक है। सपना ने बीमा को ब्रीफकेस उठाते देखा तो चौंक कर पूछ बैठी, क्या यह ब्रीफकेस साथ ले चलोगे? हाँ, अगर तुम्हारे डैडी ने पूछा कि मैं क्या काम करता हूँ, तो उनके उस सवाल का जवाब इस ब्रीफकेस में है। अच्छा, ऐसा क्या सबूत है इसमें? वह तुम्हारे डैडी को ही दिखाऊंगा। पहले तो इस लड़की के बाप को बिल्कुल साफ साफ बताऊंगा
कि मैं भी उसकी तरह अपराधी हूँ। इस बात का सबूत ब्रीफकेस में भरा 50 लाख का सोना होगा, यह दिखा दूंगा उसे। विश्वास करेगा तो ठीक, वरना उसे पिशाच समोहन से अपने वश में करके अपना गुलाम बना लूंगा। कुछ ही देर बाद बीमा के साथ अपने विवाह के सपने देखती सपना ने अपनी आलीशान कोठी एयरपोर्ट में कार रोकी। तुम भी मेरे साथ चलोगी सपना? नहीं, तुम अकेली डैडी से बात करोगे? तुम्हें साथ लेकर उनसे बात करने की तो क्या, उनके सामने खड़े होने तक की भी हिम्मत नहीं है मुझमें। मैं चाहता भी यही था कि तू मेरे और सेठ के बीच की बातें न सुने। स्मगलर किंग ब्लैक नोट अर्थात सेठ कंवरलाल ने अपनी कोठी में अपना ऑफिस बनाया हुआ था। मालिक को साहब आपसे मिलना चाहते हैं, नाम भीमा सिंह बताया है उन्होंने। भेज दो। नमस्कार सेठ जी। तो तुम भीमा सिंह हो? जी हाँ, लेकिन उस बिरादरी में जिसमें आपको स्मगलर किंग ब्लैक नोट के नाम से जाना जाता है, मुझे वहाँ भीमा के नाम से जाना जाता है। यह बात तुम्हें सपना? भीमा सेठ कंवरलाल की बात काटते हुए बड़े नाटकीय ढंग से बोला। नहीं नहीं सेठ जी, मुझे यह बातें सपना ने नहीं बताई, बल्कि मैं खुद इतनी इतनी जानकारी रखता हूँ। बताया है ना आपको कि मैं भी उसी बिरादरी का हूँ जिसमें आप गुप्त रूप से हैं। क्या चाहते हो? क्या यह सब बातें तुमने सपना को भी बताई है? नहीं, अभी कुछ भी नहीं बताया उसे, लेकिन जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया है, मैं सपना का दोस्त हूँ, उससे मोहब्बत करता हूँ। वह भी मुझे मुझे चाहती है और हम आपसे आशीर्वाद चाहते हैं, यानी कि मैं और सपना शादी करना चाहते हैं। तो तुम लफंगे 2 टके एक आदमी सेठ कंवरलाल की बेटी से शादी करोगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह बकवास करने की? तुम जानते हो कि मैं ब्लैक नोट हूँ, और ब्लैक नोट चूटी की तुम जैसों को चूटी की तरह मसल सकता है। ठीक है, मुझ जैसों को चूटी की तरह मसल सकते हो, पर मुझे नहीं, क्योंकि मैं हूँ, यानी मैं भीमा हूँ, तुम्हारी बेटी का प्रेमी और तुम्हारा होने वाला दामाद। और मेरी औकात 2 करोड़ की नहीं, 50 लाख की है। जरा गौर से देखो, वह एकदम यह एकदम असली है, 24 कैरेट। और यह सब मैं चुटकियों में पैदा कर सकता हूँ। गोल्ड। यह सेठ कंवरलाल ने सोने का बिस्किट उठाकर देखा तो चौंक उठा। यह बिस्किट जानते हो, इस पर मेरी मोहर लगी है, यानी ब्लैक नोट के कारखाने में डाला गया इन बिस्किटों को। और यह खेप 2 दिन पहले भगत सिंह जोरी को पहुंचाई थी, लेकिन आज कुछ घंटों पहले किसी ने उसका खून कर दिया और उसका सोना ले गया। यह वही है, तुम भगत सिंह जोरी के हत्यारे हो। नहीं सेठ जी, मैं भगत सिंह जोरी का हत्यारा नहीं, बल्कि उस हत्यारे का हत्यारा हूं जिसने भगत सिंह की हत्या करके उसके यहाँ से यह सोना उड़ाया था। और अब भी या किसी भी वक्त मैं इसी ढंग से हर वह चीज हासिल कर सकता हूँ जो मैं चाहूँ। तुम मुझे धमकी दे रहे हो, यानी ब्लैक नोट को धमकी? मैं तुम्हें भी और यही यह बताता हूँ कि ब्लैक नोट को धमकी देने वाले का क्या अंजाम होता है। यह अब अपने आदमियों को बुला रहा। मेरी पिशाच दृष्टि ने इसे बटन दबाते देख लिया है, और मेरी पिशाच दृष्टि यह भी देख रही है कि इस बटन के दबते कोठी के पिछले भाग के एक कमरे में घंटी बजी है और 4 जल्लाद चौंक उठे हैं। और इससे पहले कि यह सेठ जल्लाद की कुर्सी के पीछे स्थित गुप्त द्वार से यहाँ आए, और मुझे इस कमीने सेठ को पिशाच सम्मोहन में कर लेना चाहिए। अचानक भीमा के चेहरे के भाव बदलने लगे, और उसकी आंखें ऐसे सुर्ख हो उठी मानो उसमें खून भर गया हो। हिस। गंदी गलियों के कूड़े के ढेरों पर मुंह मारने वाले आवारा कुत्ते, तेरी लाश का भी पता नहीं लगने दूंगा। अरे यह क्या? गुस्से में बड़बड़ाता सेठ कंवरलाल अचानक चौंक उठा। क्या हुआ तुझे? नहीं नहीं, तू कौन है? उफ, तेरी आंखें। बकवास बंद कर सुअर, प्यास लग रही है मुझे। मेरा अलग सूख रहा है, लेकिन तेरा खून पी नहीं सकता। खामोश खड़ा रहे कुत्ते। नहीं, है क्या हो रहा है तुझे? मेरा सिर चकरा रहा है, शरीर में चूटियां सी रेंग रही है। मैं सो रहा हूँ, नींद आ रही है मुझे। सेठ कंवरलाल अब ड्रैकुला के समुन में था, खुद को भूल चुका था वह। नहीं, तू होश में है, मेरी ओर देख। अब मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि तेरा दिमाग मेरे दिमाग से जुड़ गया है। मेरी आवाज अब सीधी तेरे दिमाग में जाएगी, और तू वही करेगा जो मैं कहूंगा। अब अपने चेहरे से घबराहट हटा, जल्दी कर आराम। तभी पीछे का द्वार खुला। आपने बुलाया सेठ जी? मैंने। तभी सेठ कंवरलाल के दिमाग में ड्रैकुला की आवाज गूंजी। इन्हें मेरा परिचय दे, और हुक्म दे कि आज से यह मेरा हर हुक्म मानेंगे। हाँ सुनो, मैंने तुम्हें इनसे मिलवाने के लिए बुलाया है। यह बीमार से तुम इसी इसी उसी तरह इनका हर हुक्म मानोगे जैसे मेरा मानते हो।
ठीक है मालिक, हम इनके हर हुक्म का पालन करेंगे। अब इन्हें यहाँ से दफा करो। अब जाओ। अब बहुत अच्छा मालिक। अब असली ब्लैक नोट मैं हूँ, तुम मेरे पालतू कुत्ते बनकर मेरे साथ रहोगे। मैं तुम्हारे काले धंधों को और आगे बढ़ाऊंगा, ताकि सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में मेरे नाम से परिचित हो जाए। जो कामयाबी इतने वर्षों में तुम हासिल नहीं कर सके सेठ कंवरलाल, वह कामयाबी कुछ ही दिनों में मैं हासिल करके दिखाऊंगा तुम्हें। और सेठ कंवरलाल से बात करते करते अचानक ड्रैकुला अपने असली रूप में आकर अट्ठास लगा उठा। हा 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 इस। और मुझे मेरी कामयाबी की ओर बढ़ने से रोकने के लिए यहाँ न लंबू मोटू और न ही स्वामी भोन जैसा उनका कोई मददगार है। ब्लैक नोट के रूप में मैं पिशाचों की फौज भी बनाऊंगा, फिर एकाक प्रकट होकर पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दूंगा। लेकिन सिगरेट डैकलॉ को एहसास हो गया कि इस समय वह जहाँ मौजूद है वहां उसे एक सब इंसानों जैसी हरकतें करनी चाहिए। अतः वह फौरन उस कुर्सी से उठ खड़ा हुआ जिस पर बैठने का अधिकार सिर्फ ब्लैक नोट को था। सेठ कौरलाल, अब अपनी बेटी सपना को बुलाओ और उसे यह खुशखबरी दो कि तुम उसका विवाह मेरे साथ करने को तैयार हो। लेकिन मैं नहीं चाहता सपना को यह पता चले कि उसका बाप मेरा पालतू कुत्ता है। इसलिए उसके सामने इस कुर्सी पर तुम ही बैठोगे और अपनी बेटी के सामने खुश नजर आओगे। फिर सपना को बुलाया गया। बेटी सपना में तुम्हारे यह दोस्त पसंद है। कल ही हम एक शानदार पार्टी देंगे जिसमें बीमा को तुम्हारा मंगेतर घोषित करने के साथ ही तुम्हारे विवाह का दिन निश्चित कर देंगे। ओ सच सच डैडी, मुझे विश्वास था कि आप हमारी मोहब्बत को कबूल कर लेंगे। हा हा हा। मुझे भी तुम्हारे डैडी पर पूरा विश्वास था। इस बीच मिस्टर नायडू के भूत प्रेतों से भरे रहस्यमय घर में लंबू मोटू किशनलाल नाम के प्रेत से यह सब सुनकर आश्चर्यचकित होने के साथ साथ परेशान से हो उठे। नायडू अंकल, हम आपके दोस्त किशनलाल जी के प्रेत को पहले की तरह देख तो नहीं पा रहे हैं, पर अब आपकी मेहरबानी से उनकी आवाज अवश्य सुन रहे हैं। लेकिन क्या यह सचमुच यहाँ से 10-12 मील दूर बैठे बीमा को देख रहे हैं? हाँ मेरे बच्चों, प्रेतों के लिए यह कोई मुश्किल काम नहीं है। 10-12 मील तो क्या, अगर बीमा 1000 मील दूर भी होता तो भी मेरे यह प्रेत दोस्त वहां एक एक दृश्य ऐसे ही देख लेते जैसे कि तुम अपनी आंखों के सामने का दृश्य देख सकते हो। तो फिर हमें तुरंत यह सूचना इंस्पेक्टर अंकल को देनी चाहिए, क्यों मोटू? हाँ हाँ, उन्हें भी यह सब पता लगना चाहिए ताकि वह बेचारी सपना का जीवन बर्बाद होने से बचा सके। नहीं मेरे बच्चों, तुम्हारे इंस्पेक्टर अंकल इस मामले में कुछ नहीं कर सकेंगे। वह किसको कैसा कैसे समझाएंगे कि बीमा बीमा नहीं बल्कि ड्रैकुला है। वह तो बीमा को नाथुराम और उसकी पत्नी की हत्या के जुर्म में भी गिरफ्तार नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं है। फिर भी इंस्पेक्टर अंकल को सूचित कर ही देना चाहिए, शायद वह कोई युक्ति निकाल लें। ठीक है, फोन कर दो उन्हें, फिर जैसा वह कहे करना। और फिर इंस्पेक्टर अंकल को लंबू ने पूरी जानकारी दे दी। मिस्टर नायडू ठीक ही कहते हैं, कानूनी रूप से हम सपना की कोई मदद नहीं कर सकते। हाँ, बीमा को नाटूराम और उसकी पत्नी की हत्या करने के संदेह में गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन सेठ कंवरलाल चूंकि बीमा के अधिकार में है, इसलिए वह तुरंत ही बीमा की जमानत करवा लेगा। मेरी राय तो यही है कि तुम इस बारे में नायडू साहब की ही मदद लो। उनसे पूछो कि सपना को ड्रैकुला का शिकार बनने से कैसे रोका जा सकता है। इंस्पेक्टर अंकल से फोन पर हुई बात लंपू ने मिस्टर नायडू को बता दी। तुम्हारे अंकल ठीक ही कहते हैं, कानूनी रूप से बीमा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यदि तुम ऐसी कोई कोशिश करते भी हो तो उसका कुछ लाभ होने के बजाय बहुत बड़ा नुकसान ही होगा। नुकसान? वह कैसे? नुकसान यह होगा मेरे बच्चों की बीमा के अंदर छुपा ड्रैकुला सावधान हो जाएगा। फिर वह ऐसा बंदोबस्त भी कर लेगा कि मेरे प्रेत दोस्त उसके बारे में कुछ भी न जान सकेंगे, बल्कि वह मेरे प्रेत दोस्तों को भी परेशान करेगा, उनसे मारपीट करेगा। यह भी हो सकता है कि वह उन्हें मुझसे छीनकर अपना ही सेवक बना ले। उफ, चक्कर पे चक्कर। हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा नायडू अंकल। भूत प्रेतों के किस्से हमने अब तक उपन्यासों में ही पढ़े थे, हकीकत में उनसे सामना होगा ये हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तो ठीक है, तुम यहाँ मस्ती मारो, मैं अपने दोस्तों को समझा बुझाकर ड्रैकुला के पास भेजता हूँ। क्या हम यहाँ मस्ती मारे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मस्ती मारना तो दूर, मैं ढंग से सांस भी नहीं ले सकूंगा यहाँ। बल्कि कुछ देर और रुका रहा तो मेरी पतलून गीली हो जाएगी। और फिर जैसे इन मोटो की बात समाप्त हुई, पूरा कमरा मिस्टर नायडू के ठाकों के साथ दर्जनों अन्य ठाकों से गूंज उठा। हा 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 हा। बाप रे, मारे गए। फिर कई आवाजें गूंजी। यो मोटा छोरा तो घना ही डर है।
लेकिन यह है बड़ा प्यारा गोल मटोल। नायडू अंकल, हम बाहर जाना चाहते हैं। अंकल, हमें नहीं पता था कि आपके सारे दोस्त यहीं मौजूद है। हा हा हा। डरो मत बच्चों, यह सब भले आदमी है, हमेशा अच्छाई करते हैं, बुरा काम इन्होंने आज तक नहीं किया। दिक्कत यह है कि तुम इन्हें देख नहीं सकते। मैं तुम्हारे तुम्हारे लिए एक चश्मा मंगाता हूँ, उसे पहनकर तुम इन सबको देख सकोगे। दान सिंह, जाओ इनके लिए स्पेशल चश्मे ले आओ। अभी लाया हुजूर, हम भी यही चाहते हैं कि यह हमें देखें। नहीं, रहने दीजिए अंकल, इनका क्या भरोसा। अब यह सब हमसे दोस्ती करने को कह रहे हैं। हो सकता है बाद में डिमांड करे कि हमें भी अपनी तरह प्रेत बनाना चाहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं चाहेंगे, यह बस मामला दोस्ती तक ही सीमित रहेगा। तभी लीजिए हमें देखने वाले स्पेशल चश्मे। चश्मे हवा में उड़ते हुए अपने आप आ रहे हैं। और जैसे ही दोनों ने चश्मे लगाए, अरे यह तो आदमी है, बिल्कुल हम जैसे हैं। कमाल है, ऐसे होते हैं प्रेत। क्या इन्हें छू भी सकते हैं हम? हाँ, छू सकते हो, पर तुम्हें ऐसा महसूस नहीं होगा कि किसी आदमी को छू रहे हो। लेकिन हाँ, यदि यह लोग चाहे तो तुम इन्हें छूकर वैसा ही महसूस कर सकते हो जैसा किसी आदमी को छूकर उसके ठोस अस्तित्व महसूस करते हो। तो ठीक है, अब जरा इनसे हमारा परिचय करवा दीजिए। यह डांसिंग है यह क्या है? यह नजर तो आ रहे हैं, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं, मेरा हाथ हवा में घूम रहा है। यही इनकी असलियत है। यह वास्तव में हवा ही होते हैं, तभी तो यहाँ खड़े खड़े मीलों दूरदर्शन से देखकर उसकी कमेंट्री सुना देते हैं। लेकिन डांसिंग, जरा इन्हें ऐसा महसूस कराओ कि तुम यहाँ सह शरीर हो। और फिर हाँ, अब यह यहाँ है। मैंने वैसे ही छू रहा हूँ और वैसा ही महसूस कर रहा हूँ जैसे आपको छूकर। लेकिन अंकल, एक बात समझ नहीं आई कि जब हम इन्हें बिना चश्मे के नहीं देख सकते, तो फिर हमें यह सुरेश जी कैसे नजर आ गए थे, जो हमें आपका घर बताकर गायब हो गए थे? उसका भी एक कारण है। जैसे जैसे ये प्रेत पुराने होते जाते हैं, इन्हें कुछ शक्तियां मिलती जाती हैं। सुरेश को यह शक्ति प्राप्त है कि वह चाहे तो किसी को भी सह शरीर नजर आ सकता है। और यह तुमने देख ही लिया है कि तुम दान सिंह को हवा के रूप में और ठोस रूप में छूस गए थे। सुरेश मेरे साथ पिछले 10 वर्षों से रह रहा है। वह मेरा सबसे पुराना दोस्त है। बाकी यह सब नए हैं। यह ठाकुर साहब है, इन्हें यहाँ से आए सिर्फ 2 महीने हुए हैं, और अभी ये हल्की से हल्की चीजें भी नहीं उठा सकते। कम से कम 6 महीने बाद इन्हें इतनी शक्ति प्राप्त होगी कि यह तुम्हारे मांगने पर तुम्हें एक गिलास पानी दे सके। लेकिन वह सुरेश जी है कहाँ? यहाँ तो नजर नहीं आ रहे हमें। उसे मैंने भीमा के पास भेजा है, ताकि भीमा किसी को कुछ नुकसान पहुंचाना चाहे तो सुरेश उसे वैसा न करने दे। क्या? सुरेश जी भीमा से, यानी कि मेरा मतलब है ड्रैगला को कुछ भी करने से रोक सकते हैं? नहीं, रोक नहीं सकते, सिर्फ उसके काम में अड़चन पैदा कर सकते हैं। अड़चन? भला भला अड़चन कैसे पैदा कर सकते हैं? सब कुछ बताना बहुत मुश्किल है, और अगर मैं बता भी दूं तो तुम्हारे सवाल कभी खत्म न होंगे। इसलिए अब हमें अपने विषय पर लौटना चाहिए। यानी कि आप ड्रैगुला के मामले में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कुछ करने से पहले इसकी ताज़ा रिपोर्ट चाहिए। लेकिन कुछ करने से पहले उसकी ताज़ा रिपोर्ट चाहिए। मैं किशन लाल को बुलाता हूँ। किशन लाल, मैं आ गया हुजूर। अरे यह कैसे? जैसे ही नायडू ने उसका नाम पुकारा, वह प्रकट हो गया। भीमा क्या कर रहा है? प्यास के मारे तड़प रहा है। वह सेठ कंवर लाल के 4 जल्लादों में से एक का खून पीकर प्यास बुझाना चाहता है, पर सुरेश उसे कामयाब नहीं होने दे रहा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं इसका पार्ट 3 कर रहा हूँ, और इससे आगे कॉमिक्स हम पढ़ेंगे लंबू मोटर की ड्रैकुला सीरीज पार्ट 4 में। अगर कॉमिक्स आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं लंबू मोटर ड्रैकुला सीरीज पार्ट 4 में।